मेरा नाम शंकर सिंह है और मैं जिस जगह हम बैठे हैं लगभग मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ। और यहाँ केमोबेस परिस्थितियाँ सबकी है। मैं अगर मेरी ज़िंदगी का चालू करूँ कि ये सब कैसे हुआ तो लगभग बहुत लोगों की कहानियाँ आई। आपके जीवन का शुरुआती दौर कैसा था और आप सामाजिक सेक्टर में कैसे गए? मतलब मैं अगर मेरी बात कहता हूँ तो मेरे लिए लाखों हैं ऐसे लोग जो इस इलाके में स्कूल और स्कूल के बाद एक दुनिया चालू होती है उनकी। लेकिन वो स्कूल ने कुछ दिया नहीं, कि स्कूल में ना समझ दी ना वो सब कुछ उन्होंने अपना एक सिलेबस का जो तरीका जो आज भी वही रटा रटा के उनको पढ़ाते रहते हैं। और रटी हुई चीज तो जिंदगी में आप जब कभी भी भूल जाओगे, वो समझाते नहीं। स्कूल खत्म करने के बाद माँ बाप का ये रहता है कि अभी कुछ नौकरी करो। और मेरा ये था कि मेरे पिताजी की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, तो मेरी माँ यंग एज में विडो हो गई थी। तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि अब कुछ न कुछ आगे नौकरी का सोचो। मेरे पास ये क्षमता नहीं है पढ़ाने की और मैं अकेला ही था। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं और कोई बहन भाई है, अभी इकलौता था। लेकिन माँ की परिस्थिति ऐसी थी कि आगे नहीं पढ़ा बच्चा। तो मैं निकल गया शहर के लिए। और जैसे ही मैं शहर के लिए निकला तो मेरे इतने सारे अनुभव रहे हैं काम को लेकर कि मुझे समझ में नहीं आता है कि सब जगह भयंकर पीड़ा है, भयंकर शोषण है। मुझे याद है एक पोल्ट्री फार्म में मैं काम करने गया था अजमेर में। तो पोल्ट्री के सेठ ने कहा कि मैंने कहा मुझे काम चाहिए आपके यहाँ। क्या करते हो? मैं कहा, अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई। मैंने कहा पढ़ाई मैंने कहा मैंने सीनियर कर लिया है और नौकरी की तलाश में हूँ। तो उसने कहा कि अभी जगह नहीं है। लेकिन मैं जैसे ही गेट से बाहर निकला तो वहाँ कोई और जा रहा था। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आप लोग यहाँ काम करते हो? तो उसने कहा कि काम तो नहीं करता हूँ लेकिन मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। तो मैंने कहा आप जा रहे हो लेकिन यहाँ काम नहीं है? तो उसने कहा नहीं नहीं, यहाँ जगह है और मुझे पता है कि इनको जरूरत है। तो मैंने कहा यहाँ मुझे तो अभी मना किया। लेकिन वो गया और वापस क्या आया। तो मैं दिन भर ऐसे ही घूम रहा था वहाँ खूब सारे पोल्ट्री फार्म में। तो मुझे लगा यहाँ पोल्ट्री फार्म में भी काम नहीं है। लेकिन वो जब मिला वापस तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा क्या हुआ कि मैं तो लग गया काम पे। तो मैं कहता हूँ पढ़े लिखे कितने? तो उसने कहा मैंने तो पढ़ाई की, स्कूल में नहीं गई। तो मुझे लगा यार ये पोल्ट्री फार्म में काम है, मुर्गी को पानी पिलाना है, दाना खिलाना है, उसके अंडे इकट्ठे करने हैं, ये सब काम में मेरी पढ़ाई क्या काम है? तो अगली पोल्ट्री फार्म मैंने पढ़ाई को छुपाया। उसने कहा कि मैंने कहा काम चाहिए। पढ़ाई ऐसे ही फिर से गया था लेकिन आगे तो पढ़ा नहीं। तो उसने तीसरी वैसे मुझे कहा लग जाओ। तो उसी समय उसने कहा लग जाओ। तो मैं उसको बिना ये बताया कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं साबित भी कर रहा था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं। तो मैं वो ट्रे जमाता था, उससे तो शहर में रहता था, वापस आता था तो मैं उसको कहता मैं ये कल वाली ट्रे है, 10 ट्रे। तो मैं दीवार के ऊपर लाइनिंग कर रहा था कोई डिजाइन। तो मैंने कहा ये कल की परसों की। तो कहा यार इसको क्यों खराब करता है, कॉपी लेके आ। बाजार से कॉपी खरीद के लाया, उसको एक एक पन्ने में उसने कहा इसमें लाइन कर। कितना ट्रे अंडा होता है रोज का इसमें, यार दीवार खराब करता है। मैंने वो सब किया। और उस दौरान मुझे लगा कि नौकरी और आगे नहीं पढ़ोगे तो नहीं मिलेगी, तो कॉलेज करना। तो मैं कॉलेज कैसे करें यार, मैं यहाँ पोल्ट्री फार्म काम कर, तो प्राइवेट कर सकते हो आप स्वयं पार्टी के रूप में। तो मैंने वो किया। और जब मैंने कॉलेज कर लिया तो 3 साल बाद मैंने उस सेठ को कहा, मैंने बीए कर लिया। तूने बीए कहा से? तो मैंने आपसे छुपाया था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं। मैं पढ़ा लिखा था और अभी मैं और पढ़ा हूँ इस पोल्ट्री फार्म में काम करते। तो उसने कहा यार अब तुम मेरे मैनेजर बन जाओ और सारे। मन करने नहीं। लेकिन मैंने तो देखा उस परिस्थिति में कि एक के बाद एक हर जगह पोल्ट्री फार्म में किया, फिर नमकीन फैक्ट्री में किया, फिर स्लेट फैक्ट्री में किया, फिर केरोसिन का चला तो इतने सारे काम मैंने करता गया छोड़ता गया। और उसका एक इंसिडेंट भी है कि ये कुछ 17 नौकरियां हैं जो मैंने ऐसे एक के बाद एक छोड़ी है। तो जब यहाँ आ गए थे, यहाँ रहने लगे थे, तो अरुणा ने मुझे कहा कि आयुष एकेडमी में मुझे एक लेक्चर देने के लिए बुलाया, तुम भी चलो। मैंने कहा मैं क्या करूँगा वहाँ पूरा
अंग्रेजी में बातचीत होगी, अरे नहीं नहीं चलो, तो हम तीनों चले, तो निखिल मैं और मैं तीनों गए और वहाँ सारे आईएएस वाले ट्रेनिंग लेने वाले बैठे थे, कुछ उसमें तो ले चुके थे वो भी थे, और मंच पे अरुणा ने कहा हम तीनों की स्पीकर है और हम तीनों ही बोलेंगे। उस समय यहाँ आके काम चालू ही किया था। अरुणा बोली अंग्रेजी में, निखिल बोला अंग्रेजी में। अरुणा ने, मैं पास में ही बैठा था, तो अरुणा ने कहा कि थोड़ा मजेदार तरीके से बात करना, ये मुझे लग रहा है कि सुन भी रहे इंग्लिश। तो मैंने उसी समय सोचा कि मैं क्या अभी कह सकता हूँ, तो मैंने उनको कहा, उनका मुझे बहुत अजीब लगा जब आप परिचय दे रहे थे, हर एक का एक एस्कॉर्ट लगा हुआ था, एक अरुणा का था, एक मेरा था, एक निखिल का था। तो अरुणा का जब परिचय दिया तो उसने कहा आप आईएएस में थी और आज आईएएस की नौकरी छोटी है, आप आज होती तो ये होती तो वो था। उस आईएएस की नौकरी बहुत लंबा चौड़ा बताया था। तो मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आया। और मेरे वाले ने जब कहा था कि ये शंकर सिंह है, इनके साथ वहीं रहते हैं, तो मैंने, अरुणा जी ने एक नौकरी छोड़ी, मैंने 17 नौकरी छोड़ी और एक भी नौकरी का जिक्र नहीं किया। एक नौकरी छोड़ने पे आप इतना बड़ा वो वैल्यू दे रहे हो, और मैंने 17 नौकरी की, जिसमें मैंने नौकरियां गिनाने लगा तो इतना हंस रहे थे। और उसके बाद उनको समझ में आया यार तुम क्या कह गए, तो मैंने कहा नहीं मुझे फीलिंग है। ये सब नौकरियां करते करते मैं किसी एक एनजीओ की बाउंड्री के पास भी पहुंचा, चांस, ये सब चांस था। तो मैंने कहा यहाँ क्या है, ये संस्था है। मैंने कहा ये संस्था क्या करते हैं, ये एनजीओ है। मैंने कहा ये मतलब क्या है, मेरे को जिंदगी में समझ में नहीं आया कि एनजीओ का क्या मतलब है, संस्था का क्या मतलब। कि नहीं ये बात करते हैं गरीबों की स्थिति ऐसी क्यों है, गरीबी क्यों है, हाँ कैसे उसका सामना कैसे करें, उसके लिए बात करते हैं। तो मैंने कहा पैसा कि पैसा मिलता है, तो उनकी बात करते हैं उसका पैसा मिलता है, क्या पैसा मिलता, तो फिर तो यार मैंने कहा मैं भी बात करूँ। तो मैंने जैसे ही उस फैक्ट्री में घुसा तो मुझे लगा कि यार यहाँ तो बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं। कोई नौकरी में गए और छोड़ दी, और कोई एमबीबीएस किए हुए हैं, कोई इंजीनियरिंग किए हुए हैं, कोई वकील का वो किए हुए हैं। उसी में अरुणा थी जो आईएएस की भी छोड़ के आ गई थी। तो मैं कहा ये सब इतना, ये है क्या ऐसा, ये सब इतना छोड़ के क्या हासिल करने के लिए आए हैं। वो जिज्ञासा ने मुझे बहुत मोहित। तो टीचर की नौकरी वाला बुखार मेरा इस एनजीओ ने ही उतार दिया। जितनी 3 साल में यहाँ काम किया तो उसमें मेरा मन बदला। मुझे लगा यार मैं, जब ये सब लोग, जिसमें निखिल मिला, तो निखिल तो अमेरिका में पढ़ाई कर चुका है, इसके पिताजी एयर मार्शल है, और मैंने कहा वो भी इधर आ गया और ये सब करने लगा। तो मैंने कहा यार क्या है, तो मेरे को भी क्या चाहिए, खाना चाहिए, मिल जाएगा यार, लगे रहो इस काम में। और मैं लग गया। उस दौरान निखिल से मुलाकात हुई, ऐसी चांस से घूमते घूमते आ गया था। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS बनाने की शुरुआत कैसे हुई? कि हम काम की अप्रोच बदलेंगे। तो एक अप्रोच तो है कि आप प्रोजेक्ट लो और प्रोजेक्ट लिखो और फिर लोगों के लिए काम करो। जब तक आपका प्रोजेक्ट है तब तक वो मदद वाला काम चलेगा। हाँ। आपका प्रोजेक्ट बंद हुआ वो मदद भी बंद हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि जो प्रोजेक्ट आपको दे रहा है वो अपनी कोई शर्त नहीं रखे, या हाँ, उसका भी कुछ तो होगा। हाँ। तो उस दुनिया से हटके अरुणा और निखिल के मन में चल रहा था, मुझे भी शेयर किया, मेरी लाइफ में परिस्थिति वैसी ही है। तो मैंने कहा मैं और कहाँ क्यों जाऊँ, मतलब मैं कहीं बहुत दूर जाके काम करूंगा, क्योंकि ये बात हमें मध्य प्रदेश में, झाबुआ में, आदिवासी इलाके में वहाँ चल रही थी बातचीत। तो वहाँ थे उस समय एक एक्टिविज्म वाला एक ग्रुप था, उनके साथ बैठ के बात कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं, मेरे गांव में, मेरे इलाके में भी तो बहुत परिस्थिति वैसी है, तो वहीं जाना चाहता हूँ। तो मैं आ गया ये सोच के, अरुणा को मैं मकान की तलाश में कर। तो फिर निखिल और हम दोनों और साथ भी आए, ढूंढने लगे। ये घर जगह मिली ढूंढने,
हम तीनों रहने लगे, फिर मेरी पत्नी यहीं रहने लगी, मेरे बच्चे 3 हैं, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, वो सब यहीं बड़े हुए या बरार के स्कूल में जाने लगे। एक बच्चे का नवोदय में एडमिशन हुआ तो वो नवोदय सरकारी कार्यक्रम है उसमें चली गई। यहाँ सब करते थे, लेकिन हमारे बारे में लोगों को बहुत सवाल थे कि आप मेरे को तो जानते थे बात कि मैं इस इलाके के रहने वाला हूँ, इसीलिए मेरे को यहाँ शंकर मामा बोलते हैं क्योंकि मेरी बहन का ससुराल है या मेरे बड़े पिताजी की लड़की है। तो लोग सवाल करने लगे यार क्या क्या करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये पता तुरंत लग गया था, क्योंकि यही बार आप लोगों के बारे में बात करो ना, उससे पहले वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप कौन हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, आपको क्या मिलता है, पैसा कितना मिलता है और इसमें क्या है। तो वो लोग आपके बारे में सवाल करने लगे। तो उनको ये पता लग गया कि ये महिला तो कलेक्टर रह चुकी और ये छोड़ के आ रही, और ये लड़का, इसका पिताजी बहुत बड़ा एयरफोर्स में कोई अधिकारी है। तो उनको लगा ज्यादा कमाने के लिए यहाँ है, लेकिन इस घर में क्या कमाएंगे, कैसे है, तो क्या माइंस लगाएंगे और कुछ करेंगे। तो वो लोग पूछने लगे। उस वक्त हम उनसे बात करने लगे। उनका हम चाहते हैं कि लोग ही सोचे जो हम क्या चाहिए, उसमें हम कैसे मदद कर सकते हैं, वो हम सोचें। क्या पहले व्यक्ति हमारे पास आए थे वो लाल सिंह जी थे। लाल सिंह जी आए थे हमारे यहाँ मेसन का काम करने की, रसोई को थोड़ा रिपेयर करने के लिए, इसलिए। तो वो भी पूछते थे कि आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। हमने बताया, ऐसे बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाया था मैं भी, लेकिन उन्होंने कहा यार हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम, हमारी एक जागीरदार है, ठाकुर है, और उसके बहुत अत्याचार है उसका। वो कभी भी किसी को भी पिटाई करना तो कर देता है, और कोई पुलिस में उसके खिलाफ शिकायत भी नहीं कर सकता कि जागीरदार है। और जागीरदार मतलब वो जागीरदारी गई थी, आज़ादी आई थी और इनकी जागीरदारी गई थी, तो उसने तो उस समय भी तिरंगा झंडे को नहीं फहराया। उसने कहा कि हमारा तो राज ही चला है। तो उस जागीरदार से कैसे सामना करें। हम गांव वाले कोशिश तो करते हैं, लेकिन हर बार मार पिटाई होती रहती है। तो हमने कहा आपके गांव में बात करें। तो हमें एक मौका मिला। वहाँ जाने के बाद 1 साल लगा। ये हम कई बार हमें लगता है ना कि हम आए, और ऐसे काम में भी जो लोग जाते हैं उनको लगता है कि फटाफट बदल जाएगा यार। तो उनको जाने के बाद समझ में आता है कि यार हम कितनी भी मेहनत करो, कुछ जगह तो खुद ही फंसे हुए हैं, और कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ छोटी छोटी चीज के लिए बहुत टाइम लग रहा है। मतलब उस जागीरदार के लिए पहली मीटिंग में 25 लोग, दूसरी में 2 ही, क्योंकि वो जागीरदार की बात हमारी बात जागीरदार के पास पहुंच रही थी। तो जागीरदार भी अपनी तैयारी कर रहा था कि कौन लोग आ गए, कैसे आ गए। तो कई बार तो वो जागीरदार गांव में लोगों को कहता कि ये तुम समझते नहीं हो ये लोग कौन है। तो कहता एक को तो हम जानते हैं, जैसे मुझे जानते हैं, वो तो हमारे यहीं का है। अरे यहीं का निको, तो इसको तो ये लिया है, या साथ में जो आए हैं ये नक्सलाइट है। तो आप जानते नहीं हो, ये आपसे बहुत ही झंझट होगा, आप इनके चक्कर में मत आओ। तो वो गांव को जुड़ने में धीरे धीरे 1 साल में वो गांव जुड़ पाया। वो लाल सिंह जी की वजह से कुछ परिवार फिर भी जागीरदार के पक्ष में रहे, और वहां पे एक जमीन को सामूहिक अलॉटमेंट करवाया गांव के नाम। एक सोसाइटी बनाई, महिला समिति बनाई, उसके नाम जमीन को अलॉट किया। वो जमीन ठाकुर से ली। तो पहली बार एक झटका लगा कि वहां से वो जमीन, हम तब तक संगठन नहीं बना था, और जैसे वो जमीन को नाप जोप करने गए तो उस ठाकुर ने हमला भी किया, गांव वालों के ऊपर किया। उसके बाद मैं और निखिल उस गांव में से आ रहे थे शाम को, तो हमारे ऊपर भी किया। और जब हमारी भी पिटाई की तो हम आगे या रात को यही इसी चौक में यही सोते थे सब। गर्मियों के टाइम का तो मेरी पत्नी, बच्चे, अरुणा, हम सब, मैं, हम, निखिल और हम लेट आए। उन्होंने कहा क्या हुआ, लेट क्यों? मैंने कहा हम थाने में रिपोर्ट करके आए, आज हमारे ठाकुर ने हमें पिटाई की। तो हम सोच रहे थे, रात भर सो भी नहीं पाए कि इसका कैसे सामना करेंगे, और भी तो लोग भी नहीं, हम ही है, तो कैसे होगा ये। लेकिन अगले दिन उस ठाकुर ने ही ये बात फैलाई
पूरे इलाके में कि वो जो एक महिला आती है उसके 2 बाबूड़िया है, क्लर्क 2, उनको मैंने बहुत पीटा है और अब वो यहाँ से भाग जाए, तो उनके भरोसे रहने की। ये बात सोनगढ़ गांव में पहुंची। सोनगढ़ गांव से अगले दिन कम से कम 50-60 लोग पैदल वहाँ से यहाँ 8 किलोमीटर पड़ता है, तो आए और यहाँ पे बिल्कुल धड़ धड़ आवाज़ जैसे आने लगी। तो मैंने कहा ये क्या हुआ? तो हम यहाँ बैठे थे और समझ में नहीं आ रहा था कि, तो बोले आवाज़, अरुणा ने कहा बच्चों को तो अंदर लो, कोई आ गए हैं ठाकुर के। पता लगा कि ये तो अपने दोस्त हैं सोनगढ़ गांव के। उनको अंदर बुलाया, बैठ के उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा हम जाके उनसे मुकाबला करेंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं करना है, तरीका निकालेंगे, अपन गाँव चलेंगे, बात करेंगे। अगले दिन हमने गाँव में मीटिंग की और वहाँ पहला कदम ये था कि हम अहिंसा वाला रास्ता उस दिन पकड़ सकते थे। वो गाँव वाले हमारी पिटाई के एवज में वो गाँव वाले जाके ठाकुर को पीट सकते थे, और उसके बाद जो होता कभी भी उसका कोई इलाज नहीं था, क्योंकि एक बार ये पीटते फिर दोबारा वो पीटता, फिर मारकाट के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो हमने कहा कि नहीं, वो रास्ता हमको नहीं लेना है, और पैदल चल के भीम तक आए। 11 किलोमीटर पर पूरा गांव, बच्चे महिलाएं सब। उस समय वो एक ही गांव जुड़ा हुआ था, लेकिन रास्ते में पूरे गांव में ठाकुर का ये सब बोलते बोलते भीम आए। तहसील के सामने, एसडीएम के कोर्ट के सामने बैठे, दिन भर बैठे रहे। शाम को ठाकुर का अरेस्ट किया। उसके बाद ये पूरे इलाके में फैला बात, यार ये देवडुगरी में जो रहते हैं इनका कोई बहुत बड़ा दबदबा है, इन्होंने तो उस ठाकुर को अरेस्ट करना, यार वो जागीरदार है, उसको अरेस्ट किया, इनका तो बहुत खास है। उसके बाद हम निकले इस इलाके में कि हम, ये 87 की बात है, 87, 87, 88, 89 ये, और फिर 90 में एक संगठन की घोषणा इस इलाके में। सूचना के अधिकार यानी आरटीआई का कानून लाने के लिए जो आंदोलन खड़ा हुआ था, उसका सफर कैसा रहा? जब ये पहला आंदोलन चला था तो हमने पहला सवाल क्या कहा? हमने ये नहीं कहा कि आप हमारी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करो, आप हमारी ये सब चीजें करो, हमारा हेल्थ की व्यवस्था पर। तो हमने सवाल पूछा था जो गांव वालों के, उसमें हम गए थे, मीटिंग की थी, उन्होंने कहा था कि हमको पूरे पैसे नहीं देते, मजदूरी पूरी नहीं देती। तो मैंने कहा यही सवाल पूछते हैं ना अपन सरकार से। तो मैंने कहा हम नहीं जाएंगे, आप साथ चलो, और इकट्ठे होकर पूछते हैं हमें पूरा पैसे कैसे दो। तो जब लोग इकट्ठे होकर गए, और सरकार का मतलब, हमारे यहाँ तो सरकार का मतलब जो बीडीओ है, विकास अधिकारी है, या जो सामने आता है सरकारी कर्मचारी, वही सरकार है। तो सरकार को ऐसे नहीं देखते कि वो दिल्ली में बैठी है या जयपुर में बैठी है। हमारे लिए तो ये सरकार है, पटवारी है तो वो सरकार है, मास्टर है तो उनको जाके पूछा कि आप ये पूरे पैसे क्यों नहीं देते? तो उनका पूरा काम नहीं करते। तो जब हमने पूरा काम किया तब भी नहीं दिया। तब हमने कहा हमने पूरा काम किया, तब भी आप नहीं दे रहे हो, तो नहीं, इसमें कोई और कारण होगा। मेरे को वो कारण क्या है नहीं है, हमें वो कागज दिखाओ जिसमें आपने मेरे बारे में लिखा कि मैंने कितना काम किया और उसका कितना पैसा आपने चढ़ाया, वो कागज मुझे दिखाओ। कागज कैसे दिखा सकते हैं? ये तो सरकारी है। तो मैंने कहा जो व्यक्ति की अटेंडेंस भरी है मस्टरोल में, उसका नाम आपने लिखा, वो सरकारी हो गया, उसने काम किया, वो पूछ रहा है कि वो कागज दिखाओ। तो उन्होंने कहा वो कागज नहीं दिखा सकते। तो जब हमने कागज नए दिखाने की बात की, उन्होंने मना किया, तब हमने कहा कि यार अब क्या करें? तो हमने कहा इनके यहाँ धरना लगाओ। बैठे तहसील के सामने, बैठे बीडीओ के सामने, बैठे तो अगले दिन अखबार में भी छप जाता है कि धरना लग रहा है। किस बात के लिए लिखा? मस्टरोल देखने की बात कर रहे हैं। तो कलेक्टर ने कहा होगा एसडीएम को कि इनको मस्टरोल बता दो यार, क्यों झंझट कर रहे हो? तो अगले दिन उसने कहा 2-4 लोग आ जाओ, धरने में से आ जाओ, 2-4 लोग आपके जो खास से आ जाओ, मैं आप मस्टरोल दिखा देता हूँ। कलेक्टर साहब ने कह दी। तो हम बड़े खुश हुए। मैंने कहा चलो यार, ये तो जीत पहले दिन ही होगी। और जैसे ही अंदर गए तो उसने ऐसे कागज दिखाया, यूं किया और वापस बंद कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कलेक्टर साहब ने कहा दिखा दो। तो मैंने कहा ऐसे नहीं, हमें इसकी फोटोकॉपी दो। तो फोटोकॉपी कैसे दे सकते हैं? फोटो नहीं दे सकते। तो मैंने कहा तब बैठे हम। तो अगले दिन भी अखबार में छपता है कि धरना चालू है। तो कलेक्टर ने उनको कहा क्या हुआ? कि सर मैंने इनको दिखा दिया, अब ये कह रहे फोटोकॉपी दो। अरे उनको बोलो फोटोकॉपी नहीं दे सकते यार।
ऐसे थोड़ी है कोई भी ले लेगा फोटोकॉपी, ऐसा कोई कानून नहीं है, उनको बोलो कानून नहीं। तो ऐसा करो, इनको हाथ से उतार दो यार, उनको बोलो हाथ से उतार दो, फोटोकॉपी नहीं देंगे चलो। तो अगला कदम हमारा था हाथ से उतारा था, हम उसमें खुश कि चलो एक जीत हुई। तो अपने हाथ से उतारे वो मास्टर, हाथ से जब उतारने लगे तो उन्होंने कहा पेंसिल से उतारो। पेन से नहीं, क्योंकि ये सरकारी कागज है, ओरिजिनल भी यही है, और आप कागज में कुछ वो कर दोगे। और उनका कर्मचारी बैठा रहा और हमने पेंसिल से पूरा मास्टर उतारा। दिन भर यही काम किया उतारने का, लेकिन बहुत खुश हुए कि चलो उतार के लिए आए। और जैसे ही गांव में जाके पढ़ के सुनाया तो गांव वाले कहा क्या पढ़ रहे हो? तो मैंने कहा ये बिल्डिंग बनी थी पटवार घर, इसमें इन लोगों ने काम किया। अरे ये तो इसकी तो डेथ हो गई थी, ये बिल्डिंग बनी थी, तो ये जिंदा नहीं थे, ऐसे कैसे लिख रहे हो? मैंने कहा ये सरकारी रिपोर्ट है, वहां से लाए। अरे ये तो डेथ हो गई इसकी। अगला नाम पड़ा तो उन्होंने कहा अरे ये तो काम पे कभी जाते ही नहीं, फौजी की पत्नी है, घर पे रहती है, या तो उसके साथ फौज में ट्रांसफर होता हमारे थे, ये नहीं। तीसरा नाम पड़ा तो उन्होंने कहा अरे इसकी डेथ हो गई। तो कुछ की डेथ हो गई, कुछ है नहीं, कुछ से काम पे आए ही नहीं, कुछ वहां रहते ही नहीं है। तो उसमें से 40% नाम हमें ऐसे मिले जो फॉल्स थे, लेकिन उन्हीं के लोग घूम रहे थे वहां सामने। तो उसने आके देखा और कागज को ऐसे देख के उसे जाके देखा, अरे ये तो कागज फर्जी है। मैंने कहा कैसे? अरे पेंसिल से लिखा हुआ है, तुम कुछ भी लिख के ले आओगे, सरकारी कागज है क्या ये? सरकारी कागज तो छपा हुआ होता है, पेंसिल से थोड़ी होता है लिखा हुआ। ये झूठ बोल रहा है। हमें भी लगा यार सही है, हम वो कहते कि कुछ भी लिख के लिए। हमने कहा रास्ता नहीं, अब तो वापस धरने पे ही बैठेंगे। तो लोगों को मोबिलाइज किया, कहा कि यार हमको धरने पे बैठना है। और फिर वो धरने पे हम बैठे और नारा दिया कि बाकी सब छोड़ो, हमको ये कागज देखने का अधिकार मिलना चाहिए। तो नारा लगा लेके रहेंगे हम इस बार सूचना का अधिकार। तो आसपास जो घूम रहे थे, शहर में दिया था, ब्यावर में दिया, वो आपको हम इस बार बता भी देंगे कि वहाँ पे तो वहाँ लोगों ने कहा ये क्या है, ये क्या कानून है? मैंने कहा देखो यार ये कानून ऐसा है कि आपके मोहल्ले में कितने पैसे आए, कितने खर्च हुए, इसका हिसाब किताब जनता को मिले, वो जानकारी कागज में अटेस्टेड वो जानकारी आपको मिले, उसके लिए लड़ाई। तो ये तो अच्छा है, किसमें क्या दिक्कत है, ये तो बढ़िया है। वो धरना हम लगातार चलाते और सरकार फंसी हुई थी, दे तो मरे, नहीं दे तो मरे। दे तो मरे इसलिए क्योंकि देंगे तो फर्जीवाड़ा निकलेगा, और नहीं दे तो इसलिए कि लोग कहेंगे जो फिर तुम दे नहीं रहे। तो उस आंदोलन ने बहुत मजबूती दी लोगों में, एक तरह का फंसी हुई नहीं थी, फंसी हुई थी तो सरकार जितना भी लंबा चले हम तो अपना इस बात को छोड़ेंगे नहीं। और वहाँ भी खूब सारे गीत बनते गए और नाटक भी हुए। हमें जितना लंबा चला, लेकिन हमें वो कानून लेना था भाई। हम थके नहीं, सरकार अंत में थकी और सरकार ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दिया। पहले राजस्थान में आया, उसके बाद पूरे देश के हर राज्य में आया, उसके बाद केंद्रीय कानून बना। केंद्रीय कानून में फिर हमारे जो नीति क्या है जो नहीं दे सकती पब्लिक को, हम क्या है जो नहीं दे सकते। तो वहाँ पे एक एनसी सक्सेना है जो IAS में थे, अकेडमी में थे, मीटिंग चली थी, उन्होंने एक लाइन कही कि जो जानकारी एक MLA और MP को मिल सकती है, जो जानकारी MLA और MP ले सकता है, वो जानकारी जनता के किसी भी नागरिक मिलनी चाहिए। एक ही लाइन, क्या नहीं ले सकते? अगर उसको नहीं दे सकते तो जनता को भी नहीं दे सकते, उसको दे सकते हो तो सबको मिलेगी। बड़े आंदोलनों से लोगों को जोड़े रखना अपने आप में एक चुनौती है। आपने ये कैसे किया? मुझे समझ में आया कि आपका अगर आंदोलन में आपने, ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई किताब ऐसी मिले कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये सब चीजें करो तो आंदोलन होता है। आप जब लोगों के बीच में जाते हैं और करते हैं तो वहाँ अपने आप वो चीजें सीखने को मिलती है, अपने आप आपके मूल्य भी तय होते जाते हैं।
हम क्यों यहाँ आके न्यूनतम मजदूरी की बात कर रहे हैं और क्यों हम बराबरी की बात कर रहे हैं? अब यहाँ हम बराबर लेते हैं, सब न्यूनतम मजदूरी लेते हैं, चाहे अरुणा जी हो, चाहे निखिल हो, चाहे मैं हूँ। और ये काम ऐसा है जो मेरे अकेले के मुद्दे की बात नहीं है, इसमें सैकड़ों लोगों का योगदान है। ये कोई भी आंदोलन अकेले कोई भी नहीं कर सकता। चल मैं बात तो कह रहा हूँ, मैं बात तो कह रहा हूँ, लेकिन ये आंदोलन था जो लोगों के उससे हुआ, और उसमें भी वो तौर तरीका क्या होगा आंदोलन करने का, उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां तो अनाप शनाप पैसा खर्च करके लोगों को इकट्ठा कर देती है। आंदोलन में तो आपको लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लाके अपना किराया देके आए और वो आके धरने में बैठे, तो उनके दिमाग में ये आएगा कि ये चीज मुझे, मतलब मैं इसके लिए, मेरे लिए कितना जरूरी है। उस समय शायद लोगों को ये लगा भी नहीं होगा कि सूचना का अधिकार हमारी जिंदगी में क्या, किस तरह से काम आएगा। लेकिन क्योंकि वो उस समय मजदूरी की बात सोच रहे थे कि उनकी मजदूरी अटकी हुई, और जैसे ही लोगों ने सूचना लगाई तो उनको सूचना नहीं मिली लेकिन मजदूरी मिल गई। उस डर से कि सूचना जाने से तो और बहुत बड़ा खुलासा होगा, ये जो मांग रहे हैं इनको दे दो। तो कई जगह लोग सूचना की अर्जी लगाते हैं। आरटीआई के बावजूद सरकारें सही जानकारी देने से बचने की कोशिश करती दिखाई देती हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक जमीनी कार्यकर्ता को सूचनाएं हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? आज इस देश में कम से कम 200 लोग ऐसे मिलेंगे, हर राज्य में है, कोई राज्य बचा हुआ नहीं है जिसमें किसी आरटीआई एक्टिविस्ट की मौत नहीं हुई। उसने क्या ऐसा सवाल पूछा कि इसको मार ही दो यार? मान लो ठीक है, करप्शन भी होगा, लेकिन क्या करप्शन का क्या लेवल था कि जो आपने इंसान की जिंदगी ले ली। आज हम कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, आप हमें बताओ किसने दिया? वो कह रहे इतना पैसा आया, इतने 1000 करोड़ आया, ये किसने दिया? आप नहीं बताएंगे भाई, क्यों नहीं बताओ? कि नहीं, जो दे रहा है वो कह रहा है कि नहीं, मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए कि मैंने आपको दिया। तो ये जो गुप्त दान है, वो गुप्त दान क्या गुप्त काम करवाएगा? ये बहुत बड़े सवाल आरटीआई को लेके है। सरकार क्यों इसको कमजोर करेगी? क्योंकि सरकारें चाहती है, वो जानती है ये जानकारी, ये सूचनाएं किस लेवल पे, कहाँ पे आपको तो सरकार घेरने वाली। लोगों में ताकत मिलती है। आरटीआई ने लोगों को संभल किया, लोगों को ताकत दिया है। आप किसी कार्यालय में जाकर बैठ जाएंगे, बात करेंगे, दूसरी बात में आपको टालते रहेंगे। जैसे आपकी आरटीआई आई तो वो आपको 2 मिनट बिठाएगी। अच्छा बैठिए, आप कहाँ क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, अच्छा क्या परेशानी है, ये जो आपने लगाया था ये नहीं आई हुई है साहब, अभी ऑफिस में नहीं है, आपकी अर्जी आई हुई है, क्या हो गया था, क्या दिक्कत हो गई थी? वो सुनने लग जाता है कि यार ये क्यों पूछ रहा है। आज मैं आपको बताऊं कि करप्शन इस लेवल पे है, जो हम कहते हैं ना कि करप्शन का जो हिस्सा है, करप्शन में वो पूरा मिली भक्ति है। करप्शन में कर्मचारी भी शामिल है, नेता भी शामिल है और कुछ लोग भी शामिल है। तीनों की साठगांठ से भयंकर करप्शन है। वो करप्शन तो आपके आरटीआई की वजह से ही बाहर है। आज इलेक्ट्रॉनिक मामला है, कंप्यूटर आ गया, सब कुछ आ गया, आप सब चीजें क्या दिखाना चाह रहे हो वो आप दिखा रहे हो, और जो नहीं दिखाना है आपको भी पता है कि हमको ये नहीं दिखाना, वो सुओ मोटो, हम आरटीआई धारा 4 में कहते हैं सुओ मोटो आपको दिखाना है। आज नरेगा की वेबसाइट को आप देखोगे तो उसमें सब कुछ है, बहुत सुंदर है। वो हम लोगों ने सरकार के साथ मिलकर, क्योंकि कानून की लड़ाई लड़ रहे थे, तो नरेगा और आरटीआई दोनों सरकार की इच्छा से नहीं आई, लोगों के आंदोलन से आई। तो इसमें जो इसमें तो हिस्सेदारी है, इसमें जो कानून बनाने में जो अहम भूमिका है वो सिविल सोसाइटी के लोगों की रही है, जिन्होंने सुझाव दिया। तो आज नरेगा को देखोगे तो आप आज यहाँ देख के बता सकते हो कि किस गांव में किस काम पे कितनी लेबर आज काम कर रही, और किसका पेमेंट कितना कहाँ गया, किस गांव में कितना गया, किसका पेंडिंग है, किसका बाकी है तो क्यों बाकी है, ये सब देख सकते हो। राजस्थान में तो एक पूरा आप देखोगे तो एक बना हुआ जन सूचना पोर्टल, उस पोर्टल में सारी बातें क्या क्या जानकारी सब देख सकते। मेरी पेंशन कहाँ अटकी हुई है,
कारण क्या है बंद रुकने का, वो भी बताएंगे उसमें कि आपका आधार लिंक नहीं है, एक आधार में फ़र्क है, कि आपका उम्र में फ़र्क है, या आपका आपने केवाईसी नहीं करवाया है, या जो भी है, तो उस समय आपको पता लग जाता है। तो एक तरह से ये आरटीआई वाला दौर जरूरी नहीं है कि आज इसका आंदोलन ही होगा तभी चलेगा, लेकिन जो जहाँ लोग लड़ रहे हैं वहाँ लोग ले लेते हैं और मर्डर भी नहीं होता है, और जहाँ अकेले अकेले लड़ रहे हैं वहाँ उनका मर्डर भी होता है। या संगठन में हमने सबसे ज्यादा इसको काम में लिया, जनसुनवाई करवाई, सब कुछ करवाई, लेकिन उनको पता था कि यहाँ एक समूह है जो इकट्ठा लड़ रहा है। हमारी भी पिटाई हुई, ऐसा नहीं कि हमारी पिटाई नहीं हुई, हमारी भी हुई, लेकिन एक समूह जब बन जाता है तो उसका एक अपना ताकत है। आपने एक लंबे अरसे से अलग अलग सरकारों को देखा है। सरकार के साथ काम करने के आपके अनुभव कैसे रहे हैं? जो सरकारें ठीक से संवाद नहीं करती, उनके मामले में आप क्या विकल्प देखते हैं? सरकार, हम मानते हैं कि देखो, कोई भी जो जीतता है ना, एक लोकतंत्र है, जो जीतेगा वो सरकार हमारी है। हम ऐसे नहीं कह सकते ये तो सरकार हमारी नहीं है, हम इनसे बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा डायलॉग तो वही करना। तो हार गया उससे डायलॉग तो होगा नहीं, लेकिन जो जीत गया उससे डायलॉग करना पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी है। आप सरकार हो तो आप उस कुर्सी पे बैठे हो, आपसे हम बात करेंगे। तो हम नारा भी यही लगाते हैं, सरकार हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की। ये देश हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। ये सरकार है, ये हमारे आपकी है, नहीं किसी के बाप की। हम बात करें, क्यों नहीं करेंगे? 5 साल तक वसुंधरा जब मुख्यमंत्री थी, एक बार भी नहीं मिली। हर बार हम कोशिश करते थे, नहीं मिली। तो हमारा सरकार के साथ संवाद जो वाला हिस्सा है, वो करे कि नहीं करे, हम करते हैं और उसी लाइन पे करते हैं कि जो काम आपको करना है, आपको करना पड़ेगा। कानूड़ो मक्खन खा गयो रे कोई तो बूढ़े बोलो, कि कन्हैया मक्खन खा गया, कोई बोले ही नहीं। तो उसके बाद वो लाइन घूमते घूमते गीत बना, चोरी वाड़ो घणो हो गयो रे कोई तो मुंडे बोलो, अरे कोई तो मुंडे बोलो रे कोई तो मुंडो खोलो, चोरी वाड़ो घणो हो गयो रे कोई तो मुंडे।